गाइज वेलकम बैक टू आवर चैप्टर और अपन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो ये है अपना चैप्टर ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेट एंड सोशल रिपब्लिक। ये जो आपने पढ़ा ही होगा, आपको मालूम ही होगा इस चीज़ का मीनिंग। द पैक्ट बिटवीन नेशंस एंड अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडरिक सो RRIEU सोडियो 1848 पे किया था इसने प्रिंट को। और ये विजुअलाइज किया था कि पूरी दुनिया एक स्वतंत्र राष्ट्र होगी, लोकतांत्रिक राष्ट्र होगी, मतलब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन होगी, और सब लोग होमेज दे रहे होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसे ही है जैसे इंडिया में भारत माता जो एक फीमेल के तौर पे रिप्रेजेंट की गई है, तो ऐसे ही यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहाँ की एलोगेरी है, और फ्रांस की एलोगेरी को भी फीमेल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये फ़ोटो है, इसका ज़्यादा डिटेल पे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता, बट ये पूछा जाता है कि प्रिंट किसने प्रिपेयर किया था। तो आपको इस आदमी का नाम याद करना है, फेडरिक सोडियो। 1848 पे उसने 4 प्रिंट्स ऐसे बनाए थे। तो 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट है। जो फ्रेडरिक सोरियो कौन सा आर्टिस्ट है? फ्रेंच आर्टिस्ट है। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिन रीप ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब डेमोक्रेटिक्स मतलब लोकतांत्रिक देशों, और सोशल रिपब्लिक्स के के ऊपर इसने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1, जो ये फिगर 1 है, तो ये उसका फर्स्ट प्रिंट था जो दिखाता था यूरोप और अमेरिका के पीपल को, जो मैन एंड वुमेन, मेल्स और फीमेल्स, सारी एज के और सोशल क्लासेस के। यूरोपियन सोसाइटीज़ में सोशल क्लासेस होती है, जैसे वर्कर क्लास, लेबर क्लास, फिर लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, ऐसी रहती हैं जो आपने पिछले साल पढ़ी होंगी और आपको मालूम होगा, बिकॉज अभी आप फ्रेश आए हो तो आपको एकदम क्लियरली मालूम होगा कि यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के मैन ऑल द एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब नमन कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और ये फीमेल फिगर है जो बताया है। हेयर यू कैन रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, मतलब जागरूकता, और मौलिक अधिकार मतलब राइट ऑफ मैन, मतलब जैसे आपको मालूम है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए है। इन दी अदर हैंड, तो एक हैंड में इनकी टॉर्च है और दूसरी हैंड में इनकी वो है बुक है जो राइट्स ऑफ मैन रहेगी। अर्थ के जो ये ग्राउंड है यहाँ पे पड़ी हुई है एब्सोल्यूट नेशनल इंस्टीट्यूशंस के टुकड़े, मतलब जैसे कोई चीज़ बर्बाद हो जाती है तो वैसे ही उनको नीचे फेंका गया है। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन वो हैं जैसे जिन लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ पे राज किया, वहाँ के भी नेता थे पर्शिया के, और बहुत सारी जगह के नेता, सॉरी राजा थे, जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, सॉरी मोनार्क कहते हैं उसे। डिक्टेटरशिप तो तब होती जब कोई एक ही बंदे को सारे ही अधिकार दे दे और वो कभी चेंज ही ना हो, तो उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। और मोस्टली आर्मी ही रहती है डिक्टेटरशिप में। मोनार्क है जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन कहा गया है, उनकी यूटोपियन विजन कहते हैं। पीपल ग्रुप्ड इन अ डिस्टिंक्ट नेशन थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, तो यूटोपियन विजन है, ठीक है। और एब्सोल्यूटिस्ट ये है, एब्सोल्यूटिस्ट लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैड नॉट रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री। द टर्म रिफर्ड टू द फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वॉज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। तो एब्सोल्यूटिस्ट मतलब ये रहता है कि वो जो कंट्री रहेगी उसमें सेंट्रलाइज लोग रहेंगे। अब राजा तो इतने बड़े शहर को देख नहीं सकता, तो उसने अपने बांट दिया एरिया। मिलिटरलाइज्ड होगा और रिप्रेसिव होगा, मतलब कोई भी राजा के खिलाफ काम करेगा तो रिप्रेसिव, बट उसको फॉर्म ऑफ मोनार्कल ही कहेंगे, बिकॉज ये तीनों चीज़ें सेंट्रलाइज्ड, मिलिट्री और रिप्रेशन आएगा राजा के अंदर, मोनार्क के अंदर। यूटोपियन विजन बहुत अच्छा है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसी दृष्टि है समाज की जो सबके पास है
और वो एग्जिस्ट भी करती है यूटोपियन विजन जो सबकी कॉमन है। जैसे जर्मनी ने, फ्रांस ने समझा कि हम एक स्वतंत्र देश होंगे, तो जर्मनी भी नहीं कहा, क्योंकि किसी को भी रिप्रेशन के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू रहना नहीं पसंद है। अगर आपको कहें कि आप भैया 2400 घंटे हमारी बात सुनो, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अपने मन की करनी है, कुछ अपना काम करना है। तो ये एंड है। और लीडिंग द प्रोसेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, बाय विच दैट दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मतलब पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड यूनाइटेड स्टेट्स थे। अब पूछते हैं, अब ये इस पे दिखाया गया है, इतना वैसे कुछ पूछेगा नहीं। ये जो आइडेंटिफेबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू, शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच की एलोगरी है, जो उनकी समझ लो फ्रेंच एलोगरी है या उनकी रिप्रेजेंटर है। जैसे इंडिया की भारत माता है, वैसी फ्रांस की एलोगेरी का नाम है। तो उनको फीमेल की तौर पे एक्सप्रेस किया गया है। तो अभी आपको नाम नहीं बताया इस पे, बस ये बताया कि फ्रेंच की जो एलोगेरी है या वो रिप्रेजेंटर है, जो जिनको वो मानते हैं फ्रीडम, क्या समझ लो जैसे इंडिया की भारत माता है, बताया मैंने बहुत बार, आप इसको ध्यान से देखिए। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग अ ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली जब इसने ये बनाई थी तब जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, वो एक मोनार्क था। मोनार्क में जब फिर बट लोगों का ये था कि भैया हम जर्मनी को अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। तो जर्मनी किन किन लोगों से बना है? तो पहले तो ऑस्ट्रिया बना है, किंगडम ऑफ टू सिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया से बना है। तो बस आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना, इतना बता दिया बेसिक, इससे नहीं पूछेंगे, मेन आपको पूछेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसका पर टाइप का आइडिया मालूम होना चाहिए, बिकॉज 2 मार्क्स का तो आ ही सकता है इसमें। The chapter will deal with menu issue. The end result of these changes was emerging, मतलब ये सारी चीज़ों का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इटालियन रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा? राष्ट्र बन गए, स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गई हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न स्टेट बन गए, नेशनल स्टेट। मॉडर्न स्टेट मतलब जिसमें सेंट्रलाइज पावर है। जैसे अपने इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, एक स्टेट गवर्नमेंट रहती है, और ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिफाइंड टेरिटरी। तो ये एक मॉडर्न स्टेट मतलब ये कॉन्सेप्ट था। अब जैसे आप कोई चीज़ बनाओगे, पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है किसी का, तो पहला पन्ना ये आएगा, ऐसे आएगा। तो ये जो अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, ये यूरोपियन है। और इंडिया में अपन को पंचायती राज वगैरह दिखता है, वो आता है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं पंचायती राज। और ये इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज इंडिया इज़ वास्ट कंट्री और हर हर जगह तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, तो उसने पंचायती राज स्टार्ट किया, जो आप बाकी चैप्टर्स और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो ये एक पैटर्न है मॉडर्न स्टेट का जो यूरोप ने बनाया था। तो आप कहीं देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये यूरोपियन स्टाइल है। उसका मैनेजिंग और फंक्शन वो लोग अपने हिसाब से करेंगे, बिकॉज हर चीज़ आप कॉपी नहीं कर सकते। जियोग्राफी अलग होती है, लोगों के थॉट्स अलग रहते हैं, तो टोटल आप कॉन्सेप्ट नहीं उसका कॉपी कर सकते। आप कॉपी कर सकते हैं यूरोप का कॉन्सेप्ट कि कैसे बनेगा। अब अपन आ जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको बोलेंगे, यही मैंने इस पर स्क्रिबल किया हुआ है, कि अगर आपको 19th सेंचुरी बोलेंगे तो उसमें सीरीज़ आएगी 1800, 1896, 1842, ऐसा आएगा। तो जैसे अपन को कहते हैं कि अपन 21st सेंचुरी के हैं, तो अपन भैया 2020 ऐसा तो नहीं चल रहा कि 2100 चल रहा है अभी, सॉरी 2100 चल रहा है अभी, 20
21 चल रहा है, तो ये एरिया है कैसा है, 21 कहेंगे तो उसका एक नंबर कम करके आपको सेंचुरी बतानी है। तो जैसे आप आपका बर्थडे लगता है तो आप 16 कंप्लीट कर लेते हो और आप 17th पूरे करने के अंदर स्टार्ट हो जाते हो। तो ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। तो आपको 19th सेंचुरी बोलेंगे तो 18th कंप्लीट हो चुका होगा और आप 19th की तरफ बढ़ रहे होगे। तो 19th सेंचुरी बोलेंगे तो आपको 18 की सीरीज में ही लिखना है। अब आपको ये पता चल गया हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपन दोबारा आ जाते हैं, फोकस नहीं कर रहा, सॉरी। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। तो मतलब एक पूरा भरपूर बड़ा सा टेरिटरी, मतलब एक कन्फाइंड एरिया में था स्टेट, अंडर द रूल ऑफ मोनार्क। मोनार्क मतलब राजा के रूल के अंडर था। Political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led the transfer of sovereignty from the monarch to the body of French citizens। तो वही मैंने बताया कि आपको इंडिया फॉलो करता है सेंट्रल स्टेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को। तो ये बनी कैसे, ये यूरोपियन सोसाइटी से बनी। यूरोपियन एक कॉन्टिनेंट है, मालूम है आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट से ये कॉपी की गई है और एक टाइप का कॉन्सेप्ट लिया गया है यूरोप से। बट जब आप देखेंगे इसको तो ये बना कैसे, ये कॉन्सेप्ट बना कैसे, ट्रायल एंड एरर से कॉन्सेप्ट बनता है, हमेशा की बात है। तो ये 1789 में फ्रेंच एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर था, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1789 में द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस जब हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम मोनार्क। मतलब जो पावर थी वो मोनार्क से जाके फ्रेंच सिटीजन्स कौन हो गए थे, जो इलेक्टेड थे या कुछ डिफाइंड सिटीजन्स। आप फ्रेंच सिटीजन ही समझ लो। अब आप कहते हैं कि भैया वी द पीपल ऑफ इंडिया कह के आपको 6th-7th में पढ़ा होगा आपने। तो ये है कि जो जो गवर्नमेंट है वो आपकी ही है क्योंकि आपने उसको इलेक्ट किया। तो ऐसे ही वो जो गवर्नमेंट थी वो फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली गई थी, राजा के पास से हटके। राजा का तो शासन आपको मालूम ही है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु हैड henceforth constitution the nation and shape its dynasty। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty। तो मतलब वही लोग रहेंगे रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम जो कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे देश को ढालेंगे एक डायनेस्टी पे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट वुड क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग फ्रेंच पीपल। क्या था भैया कि जब उनने स्टार्ट किया फ्रेंच वेरी बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो उनने लोगों को बता दिया था मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टेड आइडेंटिटी। मतलब सबके थॉट्स एक बारे में। अब कोई समझता था कि भैया समझ लो आप कि कोई हमारे ही बीच से कोई रूलर बनेगा, लीडर बनेगा, सॉरी रूलर नहीं बनेगा, लीडर बनेगा, तो इलेक्ट होगा। तो लोगों की थिंकिंग अलग थी। वो मोनार्क को कभी अच्छा कहते थे बट कुछ लोग कहते थे कि ये 100% गलत है और आज भी गलत है कि मोनार्क कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आपको फ्रीडम टू स्पीच और अपना रिवोल्ट करना, गलत के खिलाफ लड़ाई करना या स्टैंड करने में दिक्कत आती थी। तो उनको क्या बताया, मेजर्स बताया और प्रैक्टिसेस बताई कि आपको क्या सोचना है जो आपकी सारी आइडेंटिटी सेम हो। आइडिया ऑफ ले पार्टी, द आइडिया ऑफ ले पार्टी मतलब फादरलैंड एंड ले साइट्योन द सिटीजन, मतलब आप ही उसके हो और भारत माता और आप उसके रहने वाले सिटीजन्स। emphasize the notion of unite community enjoying the equal rights under a constitution। तो मतलब समझ लो कि सबको एक ही मौलिक अधिकार दिए जाएंगे जो सबको एंजॉय करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो मतलब रेवोल्यूशन हुआ, जैसे इंडियन रेवोल्यूशन हुआ तो पहले उसमें मैप अपन को चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था, उसके बाद ही अपन ने अपना रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था और फुल फ्लेश्ड पे काम किया था उसके ऊपर। The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। तो State Generals were elected। State Generals ये टर्म है, आप इसको गूगल करो और आप कमेंट्स में बताओ कि ये क्या होगा स्टेट जनरल्स।
वॉज इलेक्टेड, मतलब एक्टिव सिटीजन्स ने स्टेट जनरल को इलेक्ट किया और उनका नाम कर दिया नेशनल असेंबली। द न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, मतलब जैसे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के गीत वगैरह चीज़ें बनाई गई, कंपोज की गई। टेक टू द मार्टर्स commemorated in all the name of nation। अब बताया, वो दिलवाई, शहीदों को बताया कि भैया ये शहीद हुए हैं। तो क्या करना है, उनके फ्रेंच पीपल के दिल के अंदर उन लोगों को एक, कहते हैं जिसे, आर्ट टाइप की देने की, भैया हाँ अपन को रिवोल्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि सबको इक्वल राइट्स चाहिए और कोई भी मोनार्क नहीं चाहता। ये स्टार्टिंग है। A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform law of all citizens within the territory। तो जब ये लोग इलेक्ट हो गए उसके बाद इन लोगों ने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डाला जो सारे लॉ और सिटीजन और टेरिटरी को कंट्रोल करता था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड, मतलब समझो कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने में आपको कोई भी कस्टम ड्यूटीज नहीं दी पड़ी थी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड एंड इतना तो आप पढ़ ही लोगे और टोटल कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत लंबी बनेगी। यूनिफॉर्म लॉज फॉर सिटीजन्स, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड, मतलब जैसे अपन मध्य प्रदेश से यूपी जा रहे हैं या हरियाणा से अपन जा रहे हैं झारखंड या उत्तराखंड वगैरह, तो जितने भी स्टेट्स पड़ेंगे तो उसको अपन को टैक्स देना पड़ेगा, बट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड। ठीक है, और यूनिफाइड वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। रीजनल dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। जो फ्रेंच थी वो कॉमन लैंग्वेज बन चुकी थी नेशन की। Revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of French nations to liberate the people of Europe from despotism। इन अदर वर्ड टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकेम नेशंस। तो अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस जो था वो एक डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका था और उन्हीं का यूरोपियन कॉन्सेप्ट पूरी वर्ल्ड फॉलो करती है। हाँ कुछ हैं डिक्टेटरशिप मोनार्क्स हैं, उनको वो फॉलो नहीं करती बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करती हैं। और फ्रेंच ने कहा कि भैया उन्हें ठेका सा ले लिया कि अब हम अपने पूरे यूरोप के लोगों को नेशन बनाएंगे, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है। When the news of this event in France reached to different cities of Europe, the student and other member of educated middle class began setting up in Jacobin Club। Jacobin Club क्या था? पिछले साल आपने पढ़ा हुआ है कि ये बहुत क्लब था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। Their activities and campaigns prepared way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s। अब आप ये पढ़ लो, याद कर लो। तो लोगों ने जब पता चला कि फ्रांस अब बाकी लोगों को भी उनका स्वतंत्र नेशन या देने वाला है, जैसे इंडिया पहले ब्रिटिश रूल के अंडर था, अगर अमेरिका कहता कि चलो हम आ रहे हैं अब हम ब्रिटिश को उखाड़ के फेंकेंगे और इंडियंस को हम स्वतंत्रता राष्ट्र देंगे, तो आप क्या हो जाओगे? आप खुश हो जाओगे और आप कहोगे कि हाँ भैया आ जाओ। तो उनने बोला कैसे आएंगे? तो उनने कहा जैकोबिन क्लब्स बना दिए गए। अब बच्चों जैसे बताया था, एलोगेरी बताई थी, हिम्स बनाए थे, जो शहीद हुए उनकी फ़ोटो दिखाई थी ताकि आप पेट्रियाटिज्म अपने अंदर डेवलप कर सको। वैसे ही जैकोबिन क्लब बनवाए। उनकी एक्टिव और कैंपिंग ने फ्रेंच आर्मी के लिए जगह बनाई। लोगों ने खुद ही कहा तुम आओ हमारे राजा को फेंक के जाओ। हॉलैंड एंड बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली, मतलब हॉलैंड में गए, बेल्जियम में गए, स्विट्ज़रलैंड में गए और इटली में जाए इन 1790s। ये एक बहुत अच्छी लाइन है जिसका वन वर्ड आपको पूछा जा सकता है और ये आप समझ रहे हो, इसके बाद आपको लर्न करने में एकदम आसानी जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो ये जब पहले इन सारे जगहों में गए
अरे सॉरी यार, ये समझ ही में नहीं आ रही हुई यार, सॉरी। जब फ्रेंच आर्मीज़ कहाँ चली गई, हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्ज़रलैंड गई, इटली गई 1790s में, तो उनने क्या किया, अब भैया हम फ्रेंच आर्मीज़, रेवोल्यूशनरी वॉर हुई, क्यों, क्योंकि मोनार्क उनने उखाड़ के फेंक दिया। तो फ्रेंच आर्मीज़ बिगेन टू कैरी द आइडिया नेशनलिज्म अब्रॉड। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसके बाहर भी ये लोग जाने लगे, ये थॉट जाने लगा, आर्मी नहीं गई थी बट वो आइडिया बाहर जाने लगा था। अब ये पुराना मैप है, हम अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें और उस पर देखें। ऑस्ट्रियन एम्पायर, स्विट्जरलैंड, रशिया, पोलैंड, पर्शिया, नीदरलैंड, ये फ्रांस, जर्मनी भी कहीं होगा यहाँ पे, अब मैं इतना नहीं देख रहा यार। अब चलो ये देखते हैं। विद इन द वाइड swath of territory that came under the control of Napoleon, set about introduce many reforms abroad. तो जब फ्रेंच ने विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन, अब नेपोलियन ने क्या किया, फ्रेंच का वो बन गया रूलर टाइप का, फ्रांस का। तो उसने क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म्स, चेंजेस लाए, इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, बिकॉज ऑफ फ्रांस का एक टाइप का राजा ही थ्रू अ रिटर्न टू अ मोनार्की। जो अब ये आया नेपोलियन, तो उसने धोखे से जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी उसको कर दिया मोनार्क पे। नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, तो डेमोक्रेसी थी तो उसने मिटा दी। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो उन लोगों ने इनकॉपरेट किया रेवोल्यूशनरी के प्रिंसिपल को। अब पहले क्या था कि सबको कसम दिलवाई थी कि भैया कि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, कोई भी आए तो उसकी नहीं सुनना, अपन को अपने स्वतंत्र राष्ट्र की तरह रहना है। बट उनने जो था वो उनने इनकॉपरेट कर दिया रेवोल्यूशनरी इसके जो प्रिंसिपल्स थे, और वो सीधा चले गए नेपोलियन के रूल अंडर और उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करने लगे। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफेक्टिव, तो नेपोलियन ने क्या कहा, उसने सिविल कोड ला दिया 1804 में। तो एक पूछ सकते हैं सिविल कोड कब आया था, 1804 में। यूजुअली नोन एज न्यूपोलिक कोड, डिड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि प्रिविलेजेस ऑन बर्थ दिए जाते हैं यूरोप में, जैसे कोई पैदा हुआ तो नोबल, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, नहीं क्लर्जी एंड नोबल कहते हैं, उनको प्रिविलेज मिलते हैं बाय बर्थ, तो उनको उसने अबॉलिश किया। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। द कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, मैंने बताया जो एरियाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल थे, तो जैसे स्विट्जरलैंड, पीछे की जितनी भी कंट्रीज मैंने बताई थी उनके अंदर ये सारे चले गए और वो भी डिक्टेटरशिप पे आ गए, ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मालूम है, पिछले साल पढ़ा है। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेफरडिज्म एंड मॉरल ड्यूज इन टाउन्स टू ग्लूइड, restriction were removed, transportation and communication system was improved, peasant, artisan, workers and new businessmen enjoy new found freedom. अब इस पे जो उन लोगों को इतना सारा मतलब समझ लो कि एकदम उनको फ्री हो गए थे, जितना उनका मुश्किल जारी थी तो बहुत इजी हो गई थी अंडर नेपोलियन जब उसने मोनार्क लेके आया था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड इन particularly began to realize that uniform currency would facilitate the movement of exchange of good and capital from one region to another। तो समझ लो कि अब एक ही करेंसी है, जैसे इंडिया में एक ही करेंसी है, तो आप कश्मीर में जाके उसी पैसे से एप्पल खरीद के यहाँ पे बेच सकते हो। तो जो कश्मीर का है वो भी इंडियन रुपीज़ को चला सकता है और आप भी उसको चला सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं था। तो नेपोलियन ने वन करेंसी ला दी, यूनिफॉर्म वेट ला दिए, तो उन्होंने क्या समझा, भैया हमारे तो सामान का एक्सचेंज बड़ी जल्दी हो रहा है शहरों के अंदर। हाउएवर द एरियाज कॉन्कर्ड, द reaction of the local population of French rule was mixed. Initially in many places such as Holland and Switzerland जो बताया था, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as
हार्बियंस ऑफ लिबर्टी। तो क्या बोला कि भैया तुम आओ और हमें लिबर्टी दो, हमें डेमोक्रेसी दो, हमें राइट्स दो, बट द इनिशियल enthusiasm soon turns to hostility as it became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। तो पहले तो उनने समझा कि भैया हमें अपने मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, करेंसी सेम हो जाएगी, वो तो होगा ही। बट जब नेपोलियन आया तो जिन जिन उन लोग आए थे कि हम भैया तुम्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र देंगे, उनको इन लोगों ने अपने अंडर रूल में ले लिया और फिर लोग को हैंड इन हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो मोनार्क बन चुकी थी, तो पॉलिटिकल फ्रीडम का और कोई सवाल ही नहीं बनता। इंक्रीज टैक्स बढ़े, सेंसरशिप बढ़ी, मतलब सेंसरशिप समझ रहे हो, न्यूज़पेपर में आप कुछ भी छाप नहीं सकते नेपोलियन के बारे में। अब भी नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ जब नेपोलियन था न्यू। और आप डेट्स ध्यान से याद करना, और ये समझने के बाद आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले के 2 आंसर्स। तो ये 2 चैप्टर ही एक का ये आखिर है, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। सेंसरशिप फोर्स्ड द conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe all seems to outweigh the advantage of administrative change। अब लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया कि भैया ये लोग आएंगे, हमें अपने मौलिक अधिकार देंगे, राइट देंगे, और हमारा मतलब देश की छत्र छाया बदल जाएगी। जब वो लोग आ गए, जब वो लोग सेटल हो गए, तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी हटाकर खुद बन गया। तो ऐसा नहीं कि इनका एक प्लान था, एक साजिश थी, वो साजिश नहीं थी। नेपोलियन ने फ्रेंच की डेमोक्रेसी को हटा के राजा बन गया था उधर का, तो इसलिए फिर लोगों का मिक्स रिएक्शन था। और आप इसको एक और बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा और आप फ्री होंगे एकदम आराम से, तो आप ये भी देख सकते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंटेड बाय द जर्मन प्रिंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ Zweibrücken by the French armies. French soldiers recognized by their blue, white and red uniform। समझ लो फ्रेंच सोल्जर्स कैसे, नेपोलियन की फोटो कैसे, ये है ब्लू, ये ब्लू, ये ऊपर का वाइट और ये रेड, इनकी कैप होगी। तो ऐसे माना जाता है। इसको आप पढ़ो, इतना कुछ है नहीं इसमें, बट ये आपको बहुत अच्छा फैक्ट टाइप का बताएगी और थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स आपको बताएगी, बट हाँ आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताने के लिए है। आप इसको पढ़ो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट भी लाएंगे और खूब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये तो आप पढ़िए, डेट्स पढ़िए, पूरी न्यू वर्ड्स पढ़िए और बाकी चीज़ें मैंने अब बता दी। अब जैसे ये है, आप ये पढ़िए, इससे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट कवर ऑफ जर्मनी ये आप पढ़िए, ये बहुत अच्छी चीज़ है और फैक्ट टाइप का। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे तो इतना कोई आपको लॉस नहीं होगा। मेन आपका ये मैटर, कंटेंट मैटर करता है। और बोर्ड में जो आएगा इस साल वो पूरा इसी के अंदर से आएगा, बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे। और क्या मालूम अगले साल तक कोविड हो या ना हो, और अभी आपका सिलेबस का डिटेक्शन भी नहीं हुआ है, तो बस पढ़ते रहिए। और मैं तो हुई आपके साथ, SST इंग्लिश और हिंदी का काम मैं करा दूँगा। साइंस और मैथ्स बहुत लोग हैं पढ़ाने को, साइंस मैं पढ़ा दूंगा, मैथ्स भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट लोग बहुत है, मेरा कंटेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा उस चीज़ में। SST का बहुत ही अच्छा है और लोग कम भी बनाते हैं, तो इसलिए ये है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये मैं कंप्लीट करूँगा। इस पर आपको देख रहा होगा कि फ्री की फुटेज खा रहा है, तो हाँ ये काफ़ी बड़ा है और इंटरेस्टिंग है। तो ये 3 पन्ने का है, 4 पन्ने का है, और इसका थोड़ा वीडियो लंबा होगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन यार, करो, अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको।